अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और अभी तक इसके हमने 2 लेक्चर्स कंडक्ट कर लिए हैं, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे 1.1 से लेकर 1.4 तक हमने कवर कर लिए हैं। और आज हमारा फिर लेक्चर नंबर 3 होगा, तीसरा लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 1 द स्कोप ऑफ फिज़िक्स का। और जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर या फिर पिछले लेक्चर के अंदर बताया गया था सबसे आखिर में कि इस वाले लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं 1.5 से लेकर 1.8 तक। और ये जो 1.8 वाला टॉपिक है डायमेंशंस का, हमने ये कहा था कि ये वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और हमारा ज़्यादा फोकस इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर होगा, डायमेंशन वाले टॉपिक के ऊपर होगा। इससे पहले जो 3 टॉपिक्स हैं 1.5, 1.6 और 1.7 वो इंतहाई आसान टॉपिक्स हैं। वो सारे की सारी इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वही मैट्रिक वाली लिखी हुई हैं, तो उनके ऊपर हम लोग इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मतलब इनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग जो है वो मूव करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर जो कि डायमेंशन का। इसको कम्प्लीटली आज जो है वो सारे का सारा स्टडी करेंगे। इसके जितने न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो आते हैं, मतलब ये वाला जो टॉपिक है आपका डायमेंशन का, अगर पहले चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें जो एग्जाम के अंदर आते हैं तो वो यही डायमेंशन का टॉपिक है। सिर्फ एक टॉपिक जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो ये डायमेंशन का टॉपिक है। इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब ये सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम के अंदर इसके पूछे जाते हैं। तो हम इसके ऊपर जंप करेंगे शुरू के 3 ये वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं इन्हें पढ़ने के बाद। और अगर इन्हें डिस्कस ना भी करें तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान से टॉपिक्स हैं, मतलब आप लोगों ने पढ़े होंगे अगर खुद, तो इन्हें यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास। अगर 1.5 की बात करें तो 1.5 जो है वो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल के अंदर मैट्रिक के अंदर जो डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले अगर मेजरमेंट की बात करें, जो आपके उसी पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ भी आपको मिलेगा भी, तो इसको अगर आसान लफ्ज़ों के अंदर हम लोग समझें कि मेजरमेंट क्या होती है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 था मैट्रिक के अंदर वो यही था मेजरमेंट। तो मेजरमेंट वहाँ पे भी हमने क्या पढ़ी थी और यहाँ पे भी मेजरमेंट का क्या मतलब होता है अगर इसको डिफाइन करें तो बेसिकली मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन, या फिर मेजरमेंट जो है वो कंपैरिजन का ही नाम है ऑफ अननोन क्वांटिटीज के। मेजरमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं विद नॉन, या फिर इन नॉन्स को हम लोग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटीज भी अगर लिखना है तो आगे लिख लो कि मेजरमेंट का मतलब क्या है, क्वांटिटीज। मेजरमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली कंपेयर करवा रहे होते हैं किस किस को, अननोन क्वांटिटीज़ को नॉन या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ से। एक एग्जांपल अगर इसकी हम लोग लें तो आप लोगों को जो बात समझ में आ जाएगी। फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक लेंथ है या फिर एक जो है वो चीज़ है, और हमें ये पता करना है, हमें ये मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अननोन हमारे पास चीज़ है, हम इसे नॉन वाली चीज़ के साथ या फिर स्टैंडर्ड वाली चीज़ के साथ कंपेयर करवाएंगे। और वो जो स्टैंडर्ड वाली चीज़ होती है वो क्या होती है, रूलर, जिसके ऊपर सारी मेजरमेंट जो लिखी हुई होती है। स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है कि जिसके बारे में हमें पता हो, नॉन हो, मतलब वो चीज़ जो है वो हमें पता हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि रूलर लेके आएंगे और रूलर से जो है वो इसको मेजर कर लेंगे। अगर फ़र्ज़ करो कि ये इतना है तो इसको रूलर से मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, बल्कि आपस में देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक आ रही है। तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि ये 30 सेंटीमीटर की है या फिर जितनी भी सेंटीमीटर की, इस तरह से इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग एग्जांपल लें मास की, ये वाली जो एग्जांपल थी ये आपके पास लेंथ की थी। और अगर हम लोग मास की एग्जांपल लें, जो कि आप लोगों ने काफ़ी बार ऑब्जर्व भी की होगी, जब भी आप लोग सब्ज़ी लेने जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि उसके पास एक तराजू होता है, जिसके एक पल्ले के ऊपर उसके पास स्टैंडर्ड मौजूद होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, वो पत्थर जिसके ऊपर लिखा होता है कि 1 kg। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि उसे पता है कि ये वाला जो उसके पास पत्थर है उसका मास कितना है, 1 kg।
अब वो क्या करता है कि ये हमारे पास तराजू है, फर्ज करो उसका एक वाला ये वाला पड़ रहा है और एक जो है वो ये वाला पड़ रहा है। एक पल्ले के ऊपर वो क्या करेगा कि ये पत्थर रख देगा जो कि 1 kg है, और फिर क्या करेगा कि कंपेयर करवाएगा और यहाँ पे दूसरे वाले पल्ले पे क्या रख देगा, अननोन चीज़ जो है वो दूसरे वाले पल्ले पे रखेगा यहाँ पे, जिसका जो आपको मास है वो नहीं पता, वो अननोन है। और ये क्या है, ये वाला आपके पास स्टैंडर्ड है, ये आपके पास स्टैंडर्ड है। तो वो क्या करेगा कि जो भी आपने आलू वगैरह या फिर कुछ भी सब्जी वहाँ से ली है, आपको नहीं पता उसका मास कितना है, तो आप मेजर करने के लिए क्या करोगे कि स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करवाओगे। स्टैंडर्ड एक पल्ले पे रखा, एक पे अननोन रख दिया और कंपेयर करवाओगे। जैसे ही बराबर आएगा वो बोलेगा हाँ भाई ये वाला जो आपके पास आपने जो सब्जी ली है ये भी अब 1 किलो की हो गई। मतलब क्या किया हमने, मेजरमेंट की। किस तरह से, कंपेयर करवा के अननोन को स्टैंडर्ड से। तो सिंपली ये आपके पास जो है मेजरमेंट है। और ये हमने मैट्रिक के अंदर भी यही वाली एग्जांपल्स के साथ और यही चीज़ें जो सारी वहाँ पे डिस्कस की थी। अब जो दूसरा इसके अंदर पार्ट है वो किसका है, ये इसको अगर उतारना है तो आप उतार लें, यहाँ से मैं मिटाने लगा हूँ। दूसरा जो पार्ट है इसका वो कौन सा है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल के अंदर। थोड़ा सा इसको जो है वो ओवरव्यू करके फिर हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है या फिर इसकी कहानी क्या है कि शुरुआत के अंदर क्या था कि हर इलाके के अंदर, हर कंट्री के अंदर अपने अपने उन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए हुए थे। किसी इलाके के अंदर जो है वो CGS सिस्टम चल रहा था। यहाँ पे बेसिकली लिख लेते हैं सारे के सारे। पहला कौन सा है, CGS सिस्टम। इसके बाद कौन सा है आपके पास, या तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बोलो या फिर इसे जो है वो FPS सिस्टम भी बोलते हैं। इन सब के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद कौन सा है हमारे पास, बस यही 2 दिए हुए। उसके बाद जो है वो तीसरा आपके पास MKS सिस्टम या फिर जिसको हम लोग SI सिस्टम भी बोलते हैं। SI सिस्टम जो कि अब पूरी दुनिया के अंदर फॉलो हो रहा है। MKS सिस्टम जिसको सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। MKS सिस्टम बोलो या फिर SI सिस्टम बोलो, तो ये आपके पास जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। और इनकी कहानी वही है कि पहले क्या होता था कि एक कंट्री के अंदर जो है वो ये वाला सिस्टम फॉलो किया जाता था यूनिट्स का। मतलब वो क्या करते थे कि लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर के अंदर, लेंथ को मेजर करते थे। उन्होंने अपनी यूनिट बनाई हुई थी, लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर के अंदर। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम को अगर देखो तो वहाँ पे वो जो लेंथ को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते थे वो फुट करते थे। इसमें अगर हम लोग देखें तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर और मास के लिए आपके पास ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। इसी तरह फिर अगर FPS सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ के लिए वो लोग फुट इस्तेमाल करते थे यूनिट, और आपके पास फोर्स के लिए पाउंड को इस्तेमाल करते थे। तभी इसका जो नाम है वो फुट, पाउंड और आगे सेकंड है। टाइम के लिए आपके पास सेकंड। तो ये इनकी यूनिट्स का सिस्टम था। फिर इसी तरह जो MKS सिस्टम था इसके अंदर लेंथ के लिए जो है वो मीटर और मास के लिए जो है वो आपके पास kg जो कि किलोग्राम, और इसी तरह फिर टाइम के लिए सेकंड। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारे पास एक ही साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट इलाकों के अंदर जो है वो चल रहे होती थी। हर एक ने अपना अपना जो है वो यूनिट बनाया हुआ था। फिर क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस बैठी, कौन से ईयर के अंदर, ईयर जो था वो आपका 1960 था। 1960 के अंदर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसके अंदर काफ़ी सारे साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने इस मसले का हल निकालने के लिए, मतलब मसला क्या होता था कि एक कंट्री के अंदर जो है वो साइंटिस्ट सारी कैलकुलेशन करते थे। उनकी सारी कैलकुलेशन जो है वो सेंटीमीटर के अंदर होती थी। फ़र्ज़ करो कि कोई कंट्री है जिसके अंदर जो साइंटिस्ट है उसने कैलकुलेशन की अपनी सारी, उसकी लेंथ की जो कैलकुलेशन है वो सेंटीमीटर के अंदर है, मास की जो कैलकुलेशन है वो ग्राम के अंदर है। मतलब सारी जो यूनिट्स होंगी वो भी चेंज होंगी। फोर्स की यूनिट अलग हो जाएगी, आपके पास स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट अलग हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट अलग हो जाएगी। तो उसने सारा जो है वो इसके अंदर पड़ा होता था। फिर जो दूसरी कंट्री के अंदर जाता था तो वहाँ पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा होता था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। तो 1960 के अंदर क्या किया गया कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बताया गया कि ये जो MKS सिस्टम है इसको हम लोग इंटरनेशनली फॉलो करवाएंगे। मतलब पूरी दुनिया के अंदर यही वाला जो सिस्टम है ये फॉलो किया जाएगा।
इसीलिए फोकस किया जाता है। आप लोगों को भी बार बार बोला जाता है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आखिरी का जो आंसर हो उसे SI सिस्टम के अंदर लिखा करो, मीटर, किलोग्राम और सेकंड के अंदर। तो बस ये इसके अंदर कहानी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। और बस फिर आगे जो दो टॉपिक्स हैं कौन कौन से, 1. आपके पास 6 और 1.7, इनके अंदर कोई काम की चीज़ नहीं है। 1.6 के अंदर आपको जो है वो बताया होगा कि टाइम को किस तरह से मेजर करते हैं, एक दिन के अंदर जो है वो इतने घंटे होते हैं उसको डिवाइड कर दो। या फिर हमारे पास जो है वो जो सीजियम का एटम है, सीजियम का जो एटम है इसकी जो हमारे पास मोशन होती है, फिर वाइब्रेशन होती है, या फिर इसके जो पीरियड्स होते हैं उसको हम लोग जो है वो अगर इतने कुछ लिखे हुए होंगे 9 पता नहीं कितने ये आपके पास कुछ नंबर होंगे और बोलेंगे जब इतनी जो ये सीजियम का एटम है ये इतने पीरियड जब कंप्लीट कर लेगा तो जो टाइम गुजरेगा हम उसको 1 सेकंड बोलेंगे। मतलब मेजर कैसे करते हैं टाइम को वो इसके अंदर बताया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो खुद पढ़ लेना। 1.6 के ऊपर हम लोग नहीं बात कर रहे। 1.7 की अगर हम लोग बात करें तो 1.7 के अंदर उन्होंने SI सिस्टम के अंदर जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। बेसिक यूनिट्स इन SI सिस्टम, या फिर इस तरह से जो है वो आपका कुछ टॉपिक का नाम होगा। अच्छा, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, इसके बाद मास, और तीसरी जो है वो आपके पास टाइम। हमने यही पढ़ा था कि फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो ये 3 होती हैं। बाकी सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं तकरीबन वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इन्हीं को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के ऊपर आती हैं। जैसे अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिवाइड करने से जो है एक और क्वांटिटी बन गई जिसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो बाकी सारी की सारी जो है वो डिराइव्ड है, मतलब इन्हीं से निकली हुई है। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर उन्होंने कुछ मज़ीद जो है वो यूनिट्स डाली जिन्हें उन्होंने बेसिक का नाम दिया, और वो कौन कौन सी है? 3 तो ये हमारे पास मौजूद है। इसके बाद कौन कौन सी है? चौथी उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट या फिर सिंपली करंट को भी जो है वो बेसिक के अंदर डाला। फिर आपके पास जो है वो टेम्परेचर को भी बेसिक के अंदर डाला, टेम्परेचर को भी बेसिक क्वांटिटी के अंदर डाला, टेम्परेचर। और इसके बाद जो है वो आपके पास लुमिनस इंटेंसिटी या फिर सिर्फ इंटेंसिटी लिख दो कि इसको भी इन्होंने डाला किसके अंदर? बेसिक यूनिट्स के अंदर या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर। फिर अमाउंट हमारे पास 7वीं कौन सी है? 7वीं और आखिरी जो है वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं सारी की सारी उन्होंने बेसिक क्वांटिटीज़ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर डाली SI सिस्टम के अंदर। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, सबको पता है। मास की यूनिट क्या है? kg, SI सिस्टम के अंदर सबको पता है। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, सबको पता है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर, करंट की यूनिट जो होती है वो एम्पेयर होती है। और इसी तरह टेम्परेचर की यूनिट SI के अंदर कौन सी है? केल्विन। और इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो कैंडेला होती है, जिसको हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD या फिर कैंडेला। और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, जो कि क्या होता है? मोल। तो ये सारी की सारी आपके पास यूनिट्स हैं जो बेसिक यूनिट्स कहलाती हैं। ये आपको 1.7 के अंदर बताया हुआ होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि कौन सा टॉपिक है? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसका नाम क्या है? डायमेंशन, और वो 1.8 है। और इसको हम लोग जो है वो कंप्लीट आज यहाँ पे स्टडी करेंगे, मतलब इसके प्रॉब्लम्स वगैरह भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1.8 से, जो कि कौन सा टॉपिक है? डायमेंशन का। जी, तो ये हमारे पास डायमेंशन का टॉपिक है, जो कि टॉपिक नंबर 1.8 है आपकी बुक के अंदर। और अगर इसे समझें तो डायमेंशन हमारे पास क्या होती है? डायमेंशन इज़ यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हम लोग डायमेंशन को नेचर भी बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं कि डायमेंशन को हम लोग यूज़ करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर बताने के लिए, कि हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी नेचर क्या है। और ये आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए से जो है वो समझ में आएगी। डायमेंशन को किस लिए यूज़ किया जाता है? फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर को बताने के लिए, कि जो हमारे पास ये फिज़िकल क्वांटिटी है बेसिकली इसकी नेचर क्या है, ये किन किन बेसिक क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है।
इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के अंदर वो लोग हमें क्या बता रहे हैं कि डिस्टेंस विल ऑलवेज बी अ डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा जो है वो डिस्टेंस ही रहेगा, नो मैटर इन विच यूनिट वी आर मेजरिंग इट। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई सी भी यूनिट के अंदर इसे मेजर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास डिस्टेंस को मेजर करने की बहुत सारी यूनिट्स हैं। फ़र्ज़ करो कि एक जो यूनिट है वो आपके पास सेंटीमीटर है, आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको कहीं पे आप जो है वो खुद कहीं पे मेजर करोगे सेंटीमीटर के अंदर, तो 30 सेंटीमीटर, इस तरह से सेंटीमीटर एक यूनिट है, 30 सेंटीमीटर। तो आप समझ जाओगे कि ये जो चीज़ है जो आपको लिखी हुई कहीं पे दिखेगी, ये डिस्टेंस है। इसी तरह अगर आपको यूं लिखा हुआ कहीं पे मिले 4 मीटर, तो तब भी आप लोग समझ जाओगे कि ये डिस्टेंस ही है, यूनिट चेंज हो रही है, यहाँ पे सेंटीमीटर था यहाँ पे मीटर आ गया। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे देखो, किलोमीटर को भी देख लो या फिर माइल्स को देख लो, 45 माइल्स, ये भी आप लोग कहीं पे लिखा हुआ जो है वो देखते होगे रोड्स के ऊपर, जब आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो आपको इस तरह से लिखी हुई जो है वो चीज़ें मिलती होंगी 45 माइल्स। तो आप लोग डायरेक्ट समझ जाते हो कि ये जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है क्या है, इसकी नेचर क्या है, कि ये डिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम लोग और मज़ीद आगे चले जाएं तो हमने मैट्रिक के अंदर क्या पढ़ा था, लाइट वाले चैप्टर के अंदर, कि सन से लेकर अर्थ तक जो एक फोटोन पहुंचता है, मतलब यहाँ से एमिट हुआ फोटोन और वो ट्रैवल करता हुआ अर्थ तक आया, लाइट की स्पीड कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या बताया था वहाँ पे कि एक फोटोन को सन से लेकर अर्थ तक कितना टाइम लगता है, सन से लेकर अर्थ तक कितना टाइम लगता है, 8, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स। तो जब हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम लोग एक और यूनिट डिस्टेंस की इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सी होती है, लाइट मिनट्स। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखें कि 8 लाइट मिनट्स, तो ये भी हमारे पास डिस्टेंस ही है, जो कि सन से लेकर अर्थ तक का डिस्टेंस है। मतलब इसका मतलब क्या है लाइट मिनट्स का, कि अगर आप लोग लाइट की स्पीड से 8 मिनट तक ट्रैवल करते रहो तो जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया होगा वो आपके पास जो है वो इस तरह से बताएंगे हम लोग, 8 लाइट मिनट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक और यूनिट होती है लाइट की, लाइट ईयर्स, आप लोगों ने जो है वो अक्सर वीडियोस के अंदर देखी होगी या फिर कहीं पे लिखी हुई भी पढ़ी होगी, लाइट ईयर। और ये एग्जांपल कैसे होती है, फिर कहाँ पे देखी होगी आपने, क्या आपको बताया होगा किसी ने कि हमारी गैलेक्सी से लेके मिल्की वे जो है, दूसरी गैलेक्सीज जो हैं वो फ़र्ज़ करो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमारी नेबरिंग गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अगर हम लोग देखें मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ना आप सेंटीमीटर, ना मीटर, ना माइल्स, ना आप किलोमीटर्स को यूज़ कर सकते हो उसको बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे खास उसके अंदर ज़ीरो आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस को मेजर करने की एक और यूनिट ईजाद करते हैं, जो कि ये वाली है, लाइट ईयर। और कुछ लाइट ईयर मतलब आप लोगों को देख लेना नेट के ऊपर कि कितना दूर है ये। कुछ लाइट ईयर्स होंगे, फ़र्ज़ करो कि 4 लाइट ईयर्स, यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि दो लाइट ईयर या 4 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, ये भी आपके पास यूनिट है डिस्टेंस की। लाइट ईयर भी यूनिट है, सेंटीमीटर भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है, माइल्स भी यूनिट है, लाइट मिनट्स भी यूनिट है और लाइट ईयर्स भी यूनिट है। लेकिन अगर हम लोग इनको देखें तो इन सब की नेचर सेम है, ये डिस्टेंस ही हैं, असल में ये सारे के सारे डिस्टेंस ही हैं। हम लोग इन्हें डिफरेंट यूनिट्स के अंदर तो मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर इसकी नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगी, हमारे पास ये डिस्टेंस ही कहलाएगी। और डिस्टेंस का मतलब कि लेंथ होगी, डिस्टेंस का मतलब कि लेंथ होगी। वही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि इसकी जो नेचर होगी या फिर इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपके पास क्या होगी, लेंथ, कि हमेशा लेंथ ही रहेगी या फिर ये हमेशा डिस्टेंस ही रहेगा। इसी तरह मास की भी एग्जांपल ले सकते हैं, टाइम की भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उसे मेजर करते हैं, लेकिन असल में वो रहता क्या है, मास ही रहता है। तो इसलिए डायमेंशन का मतलब कि कोई आपके पास फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ से बनी हुई है, तो सिंगल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। अगर हम लोग वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी बेसिकली आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को पूछा जाए आपसे कि बताओ स्पीड की डायमेंशन क्या है, स्पीड की नेचर क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड किन आपके पास बेसिक क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, या फिर स्पीड की नेचर क्या है, ये फिर किस क्वांटिटी से जो है मिलकर बनी हुई है।
एग्जाम्पल देखेंगे तो उसके अंदर मजीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझना है आपने कि डायमेंशन क्या होती है, नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है वो किन बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है, या फिर उसकी नेचर क्या है, वो डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, या फिर टाइम और मास को डिवाइड करने से आ रही है, या फिर किस किस्म की क्वांटिटी है वो। तो ये जो होता है आपके पास डायमेंशन होता है। ये आपके पास जो है वो डायमेंशन की डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास जो है वो डायमेंशन निकालने के कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो अपने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। और 3 बेसिकली जो है हमारे पास टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, वो तीनों टाइप्स के क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने जो है फॉलो करने होते हैं, और उन रूल्स से पहले भी हमारे पास डायमेंशन कितनी किस्म की होती है वो तो हमने देखा ही नहीं। तो वो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डायमेंशन बेसिकली कितने किस्म की होती हैं, या फिर इसके अंदर हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन, 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशन। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, लेंथ, मास और टाइम। SI सिस्टम के अंदर मजीद उन्होंने डाली थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारे पास क्वांटिटीज़ इन्हीं तीनों से मिलके बनी हुई होती है, तो इसलिए हम लोग इनको बेसिक क्वांटिटीज़ बोलते हैं। और डायमेंशन के अंदर भी आपके पास 3 डायमेंशंस आती हैं। कौन कौन सी? एक जो है वो आपके पास लेंथ, सबसे पहली लेंथ, फिर आपके पास जो है वो मास, और आखिर में जो आपके पास टाइम। और लेंथ को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? कैपिटल L। डायमेंशंस को बताने के लिए कि ये जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है ये लेंथ है, आप कैपिटल L को इस्तेमाल करोगे। इसी तरह मास के लिए कैपिटल M को, और इसी तरह टाइम के लिए कैपिटल T को। तो ये डायमेंशंस है आपके पास L, M और T। यही तीनों की तीनों डायमेंशंस हर प्रॉब्लम के अंदर आप लोग जो है वो देख रहे होगे और आप लोग सॉल्व भी कर रहे होगे आगे। अब अगर हम लोग बढ़े इसके रूल्स की तरफ, कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने फॉलो करना है जब हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे लिखे, और फिर साइड पे हम लोग जो है वो जो 3 मेथड्स हैं या फिर 3 जो है वो तरीके हैं जिन तरीक़ों से वो पूछ सकते हैं आपसे प्रॉब्लम, वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करेंगे। तो रूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे रूल्स लिख लेते हैं, कुछ रूल्स हैं, और इन्हीं को देखते देखते जो है वो हम लोग फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी अपने सॉल्व करेंगे। क्या चीज़ हम लोग लिखने वाले हैं? रूल्स फॉर सॉल्विंग डायमेंशन, या फिर रूल्स ऑफ डायमेंशन, सिंपली इस तरह से लिख लो, रूल्स ऑफ डायमेंशन। और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं? सबसे पहला रूल क्या है कि जो डायमेंशंस होती हैं, ये जो लेंथ, मास और टाइम है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करते हैं। ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन बता रहे हो, उसकी नेचर बता रहे हो, तो आप लोग डायमेंशंस को हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर इस्तेमाल करोगे। कितनी डायमेंशंस होती हैं? 3, लेंथ, मास और आपके पास टाइम, ये 3। आप जिस भी क्वांटिटी की नेचर बता रहे हो, जिस भी क्वांटिटी की डायमेंशन बता रहे हो, तो उन्हें कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। ये पहला आपके पास रूल है जो आपने ध्यान में रखना है जब भी आप डायमेंशन किसी की बता रहे हो। ये पहला रूल हो गया। इसके बाद दूसरा रूल क्या है? ऑर्डर को फॉलो करना है। कौन से? ऑर्डर विल बी फॉलोज। ऑर्डर कौन सा वाला आपने फॉलो करना है? सबसे पहले मास यानी कि कैपिटल M वाला, इसके बाद जो है वो आपके पास लेंथ, और सबसे आखिर में टाइम। मतलब किसी एक क्वांटिटी के अंदर ये तीनों की तीनों चीज़ें आ रही हूँ एक साथ, तो आप लोगों ने ऑर्डर क्या फॉलो करना है? सबसे पहले मास वाले या फिर M वाली चीज़ को रखना है, ये सबसे पहले रखना है फर्स्ट, ये आपने जो है वो सेकंड पे रखना है, और ये जो है आपने थर्ड पे रखना है। इस ऑर्डर को आपने फॉलो करना है। ये दूसरा रूल है। इसी तरह फिर अगर तीसरे रूल की बात करें तो हम क्या नहीं कर सकते? नॉट रिटन इन फ्रैक्शन, या फिर इसे जो है हम लोग डिवीजन भी बोल सकते हैं, डिवीजन फॉर्म। आप डायमेंशंस को डिवीजन या फिर फ्रैक्शन वाली फॉर्म में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन क्या होता है? P अपॉन Q, इस तरह से। आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको जो है वो एक लाइन के अंदर लिखना होगा।
मतलब फ्रैक्शन खत्म करके एक लाइन के अंदर लिखना होगा। और अगर फ्रैक्शन खत्म करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये मैथ्स के अंदर आपने देखा होगा अपनी मैट्रिक के अंदर कि डिनोमिनेटर के अंदर जो चीज़ होती है आप इसको यूँ लिख दो, ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाने से क्या होगा कि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चली जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, क्योंकि ये वाली चीज़ आपने पढ़ी होगी मैट्रिक के अंदर कि अगर किसी चीज़ की पावर कुछ भी नहीं होती तो 1 होती है। तो यहाँ पे +1, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1। तो आप लोगों ने यूँ लिखना है, फ्रैक्शन के अंदर कभी भी नहीं छोड़ना। मतलब सॉल्व करते वक्त तो आप शुरू में लिखो, लेकिन आखिर में जब आंसर लिख रहे होगे ना तो आंसर के अंदर आपने क्या करना है कि इसको एक ही लाइन के अंदर लेके आना है, मतलब इस तरह से लिखना है। और वो जब हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे सॉल्व तो आप लोगों की प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगी। ये यहाँ पे सिर्फ जो है वो याद रखने के लिए कि हमने जो है वो फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिखना। और अगर इसकी एग्जांपल देखनी है तो एग्जांपल इस तरह की है कि आपके पास L/T अगर इस तरह की कोई डायमेंशन आ रही है तो आपने आंसर के अंदर इस तरह से नहीं छोड़ना, बल्कि क्या करना है कि L और T आपके पास की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर जो थी वो +1 थी। फ्रैक्शन के ऊपर लेके जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर के ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो पावर वो नेगेटिव में हो जाएगी, और ये सही तरीका है लिखने का। ये तीसरा रूल है आपके पास। और फिर इसके बाद चौथा रूल कौन सा है कि देयर इज नो डायमेंशन ऑफ अ नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर किसी आपके पास क्वांटिटी के अंदर किसी इक्वेशन के अंदर कोई नंबर आ रहा है 2, 3, 4, तो इनको आप सिंपली नेग्लेक्ट कर दोगे। पूछा जाए आपसे, जैसे आपके पास जो है वो अगर फ़र्ज़ करो कि 2a और इस तरह से 2as ये पूछा जाए कि आप इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे कि ये जो नंबर है नंबर को निगलेक्ट कर दोगे, छोड़ दोगे। नीचे से एक्सेलरेशन को जो है वो मतलब इसकी डायमेंशन लिखना स्टार्ट कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, इसकी क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। तो ये आपके पास जो है वो चौथा रूल है कि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, और इसीलिए इसे हम लोग जो है वो इन्हें नंबर्स को जो है वो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। पांचवा रूल क्या है? पांचवा रूल हमारे पास ये है कि अगर कोई डायमेंशन प्लस या माइनस हो रही है किसी दूसरी डायमेंशन से तो वो इक्वल आएगी डायमेंशन के, वो इक्वल आएगी डायमेंशन के। और इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास लेंथ ऐड हो रही हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही हो लेंथ से, तो आप इसको सिर्फ एक बार लिखोगे L, इस तरह से। इसकी एग्जांपल यूँ लिख सकते हैं। वैसे तो हमारे पास क्या होता है L + L। वैसे अगर हम लोग मैथ्स में देखें तो क्या होता है कि L + L 2L होता है। एक L और 2L मिलके कितने हुए? 2L। लेकिन डायमेंशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम 2 नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ये 2 है इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो आप लगाओगे तो ये वाला जो रूल है, ये वाला रूल ये यहाँ पे जो है वॉलेट होगा, तो इसलिए हम लोग नंबर्स को नहीं लिखते। और इसी तरह अगर आपके पास जो है वो L माइनस का L हो रहा हो तो तब भी आपके पास जो है वो L आएगा। मतलब प्लस माइनस के साइन को आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि प्लस और माइनस के साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे, मतलब L + L L के इक्वल है, और L - L हो रहा हो तो ये भी आपके पास L के ही इक्वल आएगा। ये पांचवा रूल है। और सबसे आखिरी रूल क्या है कि बाकी जितने भी आपके पास मैथ्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड है, मतलब इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर इट विल बी द सेम एज इन मैथ्स। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर जो है वो सेम होगा, जो हमारे पास रूल्स हैं वो सेम वैसे ही रहेंगे। सिर्फ प्लस और माइनस के अंदर ये वाला काम करेंगे हम लोग कि 2L नहीं लिखेंगे साथ में, और अगर 3L हो और माइनस का L हो रहा हो तो आना यहाँ पे 2L ही चाहिए, लेकिन हम लोग 2 नहीं लिखेंगे। मतलब ये बताने की यहाँ पे जो है वो ये वाली बात थी। रूल नंबर 5 के अंदर ये बात की जा रही थी। अच्छा, जो पांचवा ये छठा रूल है हमारे पास, वो क्या बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर सेम रूल्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर L और L मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप एक ही बार L लिखते हैं, वो सिर्फ प्लस और माइनस के अंदर होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर क्या होगा? सेम रूल रहेंगे। कौन से रूल? कि बेस सेम पावर z, इस तरह से। और अगर डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड के अंदर भी जो है वो सेम रूल रहेगा। मतलब अगर यूँ हो कि L² / L, तो आप इस L से इस स्क्वायर को जो वो कैंसिल कर सकते हो, या फिर इस तरह से कर सकते हो कि ये 2 है, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आपके पास आंसर L आएगा। तो बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड के तो रूल्स वही रहेंगे,
सिर्फ प्लस माइनस के अंदर हम लोग ये करेंगे कि इनको इग्नोर कर देंगे और नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। बस ये 6 आपके पास रूल्स हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। और स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स और वो किस किस तरह से आ सकते हैं। डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, पहले तो आपको सिंपल जो है वो कुछ चीज़ें दे दी जाएंगी, कुछ क्वांटिटीज़ दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इसकी जो है वो डायमेंशन निकालो। मतलब ये एक तरीका है सवाल करने का डायमेंशन के। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से सवाल आ सकता है कि आपको नीचे जो है वो कुछ क्वांटिटीज़ दे दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनकी डायमेंशंस क्या है और कौन कौन सी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी के बाद जो है वो आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की निकाल लो डायमेंशन। इसी तरह जो है वो आपके पास फोर्स है, तीसरी फोर्स की भी निकाल लो। और फिर आपके पास जो है वो बस इतनी बहुत है, 3 बहुत है। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जिसकी भी निकालनी हो आप खुद से निकाल सकते हो फिर। अच्छा, डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है? डायमेंशन निकालने का तरीका क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो कि आपके पास वेलोसिटी की पूछी जा रही है कि डायमेंशन बताओ क्या है, तो इस सवाल का मतलब ये है कि बताओ वेलोसिटी की नेचर क्या है, वेलोसिटी किन किन बेसिक क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई है। 3 डायमेंशन है हमारे पास, कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। मतलब इनकी रिस्पेक्ट से बताओ कि हमारे पास वेलोसिटी किस तरह से बनी हुई है। ये जो हमारे पास डायमेंशन है, ये फिर जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ये इसके अंदर किस तरह से मौजूद हैं। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। अगर 1 को हम लोग सॉल्व करें, 1 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो हम लोग 1 को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे जो है वो हम लोग 2 को कर लेंगे सॉल्व और आखिर में जो है वो हम लोग तीसरे वाले को यानी कि फोर्स वाले को कर लेंगे। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अच्छा, सबसे पहले अगर वेलोसिटी को हम लोग देखें तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को देखो या फिर वेलोसिटी को देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी की बात करोगे आप तो यहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट लिख दो या फिर स्पीड लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और जो आपके पास डिस्टेंस है दोनों की दोनों सेम चीज़ हैं, लेंथ है, दोनों की दोनों लेंथ है। अगर इनकी डायमेंशन की बात करें हम लोग तो ये आपके पास जो है वो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है, इसकी डायमेंशन पूछी जा रही है आपसे। तो डायमेंशन हमें पता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप खोलो, मतलब खोलते जाओ जब तक वो डिस्टेंस, मास और टाइम के अंदर नहीं आ जाती। जब तक कोई क्वांटिटी डिस्टेंस, मास और टाइम के अंदर नहीं आ जाती, उनको खोलते रहो आप और बेसिक फार्मूले के अंदर चेंज करो। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो इसका फार्मूला है ये डिस्टेंस और टाइम के अंदर आ गया है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस की या फिर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है? लेंथ। डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो बस इसके अंदर पुट कर दो। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस की जो हमारे पास डायमेंशन है वो क्या है? लेंथ। अगर हम लोग यहाँ पे लिख भी लें साथ साथ तो हमें पता है कि डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो लेंथ होती है, तो लेंथ की जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या है? कैपिटल एल। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आप लोग क्या लगा दोगे? कैपिटल एल। इसी तरह अगर हम लोग मास को देखें तो मास की जो डायमेंशन है वो हमने क्या पढ़ी? कैपिटल एम। इसी तरह अगर हम लोग टाइम को देखें तो टाइम की डायमेंशन हमने क्या पढ़ी? कैपिटल टी। मतलब किससे हम लोग शो करते हैं? कैपिटल टी से। तो यहाँ पे जो टाइम है इसकी जगह आप कैपिटल टी लगा दोगे, तो बस ये इसकी डायमेंशन निकल आई कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली लेंथ और टाइम को डिवाइड करने पे आती है। बस ये इसकी डायमेंशन है। और लिखने का जो तरीका, मतलब इसको आंसर के अंदर लिखना है आपने, तो ये वाला जो रूल है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा कि एल अपॉन टी। आप ऐसे नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, आपको इसको चेंज करना होगा वैसे। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या बन जाएगी? एल अपनी जगह पे, और ये टी की पावर जो थी वो 1 थी। अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, तो एल टी और आपके पास इन्वर्स। और आपने ऑर्डर भी देखना है कि ऑर्डर कौन कौन सा फॉलो करना है। सबसे पहले अगर आपके पास उस इक्वेशन के अंदर या फिर उस वाली क्वांटिटी के अंदर मास आ रहा है तो सबसे पहले मास को रखना है। इसके अंदर मास नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। फिर सेकंड नंबर पे जो आपने लेंथ रखनी है तो लेंथ हमने रखी, और फिर आखिर में आपको जो है वो टाइम के ऊपर जाना है, तो हम जो है टाइम के ऊपर गए हुए हैं। तो बस ये आपके पास जो है इसकी डायमेंशन निकल आई, ये इसकी डायमेंशन है वेलोसिटी की। इसी तरह अगर हम लोग फिर एक्सेलरेशन की देखें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
और फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, या फिर एक्सेलरेशन होती क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला देखें या फिर एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला देखें जो आप लोगों ने याद किया होगा मैट्रिक के अंदर, वो क्या था, वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें, मतलब अगर ये देखें हम लोग, हमने इसको खोला और यहाँ पे देखो कि अभी भी जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है या फिर इसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिस्टेंस, मास और टाइम के अंदर चेंज नहीं हुई, हमारे पास वेलोसिटी भी आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा हमें कि वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा या फिर वेलोसिटी को भी खोलना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे खोला। तो वी एफ हो या फिर वी आई हो, कैसे निकलती है, इसी फॉर्मूले से निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो यहाँ पे वी एफ की जगह क्या क्या लिखेंगे हम लोग, एस अपॉन टी, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरह से भी लिख सकते हो आप, माइनस का एस अपॉन टी और अपॉन में जो आपके पास टी एज इट इज़ मौजूद है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हमने सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर लेके चले गए हम लोग। तो बस इसके अंदर डायमेंशन पुट कर दो और इसे सॉल्व कर लो। डायमेंशन पुट करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ होती है, डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ होता है, तो इसकी जगह एल और टाइम की जगह पे टी, टाइम की जगह पे टी। और अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ कि एस अपॉन टी माइनस का एस अपॉन टी और डिवाइडेड बाय टी। ये पूरी का पूरा जो हमारे पास ऊपर वाला ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जितनी भी चीज़ है ये डिवाइड हो रही है इससे, इसका यही मतलब है ना, मतलब ऊपर जो भी चीज़ है वो डिवाइड हो रही है इससे। इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे अगर यूँ लिखा हो कि 10 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं 10 को यूँ लिख सकता हूँ कि 10 डिवाइड बाई 2। डिवाइड को लिखने का ये भी एक तरीका है। तो बस हमने क्या किया कि इसको इस तरह से करके लिख दिया, और ये चीज़ हमने मैट्रिक के अंदर बहुत बार की हुई है, तो आप लोगों को जो है वो आती होगी, आपने मैथ्स के अंदर भी की होगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि डायमेंशन इसके अंदर पुट कर देनी है। ये एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस की डायमेंशन कैपिटल एल और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, माइनस का एल और अपॉन में टी, और यहाँ पे जो आपके पास डिवाइड के अंदर टाइम की जगह पे कैपिटल टी आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आपने सॉल्व करना है सिंपली। ये वाला रूल यहाँ पे लग रहा है कि अगर कोई आपके पास डायमेंशन किसी डायमेंशन से माइनस हो रही हो, मतलब बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करके कैसे लिखते हैं, एक ही बार, मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर एल हो और एल हो तो इसको हम लोग ऐड करके 2L नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सिर्फ L। इसी तरह अगर L हो और माइनस का L हो तो हम लोग इसको 0 नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ L लिखेंगे, इस वाले साइन को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, L अपॉन टी माइनस का L अपॉन टी, माइनस के साइन को निगलेक्ट करो और इसको जो है वो एक ही बार लिख दो, इसको एक ही बार लिख दो। तो ये हमारे पास क्या आएगा, L अपॉन टी। यहाँ से जो वो हमारे पास चल रही है एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू L अपॉन टी और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपके पास T एज इट इज़ है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप लोगों ने जो है वो देखी होगी या फिर हमने जो है वो लाजमी मैट्रिक के अंदर की होगी। क्या किया था वो कि इस डिवाइड के साइन को अगर हटा के मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ तो क्या होता है, सबको पता है, ये वाली जो चीज़ है ये उलट जाती है, 1/t बन जाएगा, ये 1/t बन जाएगा। मैथ्स का जो है वो आपके पास एक रूल है जो कि हमने फिज़िक्स के अंदर भी काफ़ी बार इस्तेमाल किया हुआ मैट्रिक के अंदर, ये यूँ बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, L जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, L जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे L आ जाएगा, और ये T से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, T², ये वाला कि मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो इसके अंदर हम लोग सेम मैथमेटिक्स वाले रूल जो वो चलाते हैं, तो बेस सेम पावर z। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनली एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। और आंसर के अंदर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रैक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको एक वाली फॉर्म के अंदर, मतलब एक ही लाइन के अंदर लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू L अपनी जगह पे, और जो ये T है ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -2। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई है, यानी कि एक्सेलरेशन की हमने डायमेंशन निकाल के बताई है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कि एक्सेलरेशन जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी उसकी हमने नेचर बताई है कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है इसकी डायमेंशन है, और हमने इस तरह से आंसर में लिख के बता दी। अब इसके बाद जो है वो तीसरी जो चीज़ रह गई है उसकी भी हम लोगों ने निकालनी है, और वो काफ़ी आसानी से निकल आएगी।
ये अगर उतारना है किसी ने तो उतार ले, मैं जो है यहाँ से मिटाने लगा हूँ। यहाँ से मिटाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं उसकी फोर्स की डायमेंशन, और वो 2 मिनट में निकल आएगी। कैसे कि हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है वो क्या है, वो हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो अब दोबारा से ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से सारा ये इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमने ये वाली यहाँ पे निकाल ली है, तो हम डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मतलब एक तरीका तो यही है कि आप इसको पहले जो है वो खोलो इस तरह से कि मास तो हमारे पास पहले से ही बेसिक है। एक्सेलरेशन को आप खोलो यूं VF माइनस का VI अपॉन T, और पूरे का पूरा ये वाला प्रोसेस चला और एंड तक जो है वो मतलब यहाँ तक लेके आओ, और उसके बाद डायमेंशन सारी की सारी डालो। लेकिन हमें चूँकि पता है कि हमने निकाल लिया यहाँ तक, तो इसलिए हम लोग ये सारे का सारा काम दोबारा से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि सीधी सीधी एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट कर देंगे। और वो क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? सबसे पहले तो अगर मास की हम लोग डायमेंशन देखें तो मास की डायमेंशन हमने क्या देखी, कैपिटल M होता है, तो इसको कैपिटल M से जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सीधा सीधा जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट कर दो यहाँ पे L T और आपके पास नेगेटिव के अंदर 2, तो ये आपके पास फोर्स की डायमेंशन निकल आई सिंपली। और इसी तरह का आपको जो है वो पूरा टेबल भी दिया हुआ बुक के अंदर, उसके अंदर सारी जितनी भी इस तरह की क्वांटिटीज़ हैं सबकी डायमेंशन जो है उन्होंने वहाँ पे लिखी हुई है। आप वहाँ से जो है वो निकाल के मतलब देख लो उसके अंदर सारी की सारी। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स की डायमेंशन निकल आई। और ये आपके पास एक तरीका था, पहला मेथड था कि जिस तरह से आपसे वो सवाल कर सकते हैं कि आप डायमेंशन निकाल के बताओ। मतलब क्या होगा कि सिंपली आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ दे देंगे, जैसे फोर्स है, टॉर्क है, इसी तरह और जितनी भी आगे आप लोगों ने क्वांटिटीज़ पढ़ी आपको दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसकी जो है वो डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ, इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ। तो आपने सिंपली करना क्या है कि उस वाले क्वांटिटी को, उस फिज़िकल क्वांटिटी को खोलो, उसके फॉर्मूले को जो है वो खोलो, जितना जो है वो आप उसको खोल सकते हो, और एंड तक लेके जाओ जब तक वो डिस्टेंस, मास और टाइम के अंदर नहीं चला जाता। मतलब उनकी रिस्पेक्ट से जो है वो आप लोग उसको फॉर्मूले को जो है वो पूरे का पूरा एक्सपेंड नहीं कर लेते, आप उसको जो है एक्सपेंड करते जाओ। और जब डिस्टेंस, टाइम और जो आपके पास ये डिस्टेंस, टाइम और मास की रिस्पेक्ट के अंदर चले जाए वाला फॉर्मूला या फिर वाली फिजिकल क्वांटिटी, आप उसके अंदर डायमेंशन पुट कर लो और उसे सॉल्व कर लो। सिंपल, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो ये पहला मेथड था। इसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरा मेथड है, और वो कौन सा है, जिस तरीके से आपसे जो है वो सवाल कर सकते हैं, वो कौन सा है, वो आपके पास ये वाला है। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन। आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी और वहाँ पे कोई एक ऐसा कांस्टेंट होगा या फिर ऐसा वेरिएबल होगा कि जिसकी डायमेंशन आप लोगों ने निकालनी होगी। तो ये भी आसान है। इसकी भी हम लोग 3 एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। पहली एग्जांपल जो है वो V = R या फिर ओमेगा, और R ओमेगा होता है लेकिन चलो ओमेगा यहाँ रख दो और यहाँ R यहाँ रख दो। V = R ओमेगा, ये वाली इक्वेशन आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ोगे। V = R ओमेगा, ये वाली इक्वेशन आप लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ोगे। और ये वाली भी जो आगे हम लोग लिखने वाले हैं, कौन सी है कि A = अल्फ़ा और R। और इसी तरह अगर हम लोग तीसरी की बात करें तो तीसरे के अंदर आप ये वाली ले लो, F = G m1m2/r²। ये तो आप लोगों ने जो है वो पढ़ी भी है मैट्रिक के अंदर, तो ये वाली जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द अननोन। और अननोन कौन है, कौन सा है, वो आपको सवाल के अंदर बताया जाएगा। इसके अंदर जो अननोन है वो ये वाला है, इसके अंदर जो अननोन है वो ये वाला है, और इसके अंदर जो अननोन है वो ये वाला है जी। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि जितने भी इसके अंदर अननोन है वो उन सब की डायमेंशन निकालनी है। मतलब इस तरह से भी वो लोग सवाल कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग पहले वाला सॉल्व करें, ये वाला, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या क्या ये इक्वेशन क्या बता रही है, V = ओमेगा × R। R जो है वो यहाँ पे रेडियस होता है, और जो V है ये आपके पास वेलोसिटी है, और ये जो ओमेगा है ये अननोन है। तो हमें ये नहीं, मतलब ये इसकी जो डायमेंशन वो निकालनी है, तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, बस इसको जो आपने, इसकी डायमेंशन जो आपने निकालनी है। वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, अभी पिछले जो हमारे पास पिछला वाला तरीका था उसके अंदर हमने देखा क्या निकाली थी हमने, L/T।
एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर दोबारा से करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और यहाँ पे जो आपके पास आर है जो कि रेडियस होता है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ रेडियस क्या चीज़ है, रेडियस की डायमेंशन क्या है, रेडियस की नेचर क्या है, तो रेडियस हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं। ये आपके पास जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू होती है। मतलब ये आपके पास सर्कल है तो फ़र्ज़ करो कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर है ये आपके पास क्या चीज़ है, डिस्टेंस। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की क्या डायमेंशन होती है, लेंथ। और लेंथ को हम लोग डायमेंशन के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। मतलब आपको नेचर पता होनी चाहिए कि जो डिस्टेंस है ये क्या चीज़ है, ये जो रेडियस है ये क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस है, तो सिंपली इसके अंदर जो है वो हम लोग डायमेंशन पुट करेंगे एल। इसके अंदर डायमेंशन पुट करेंगे एल। यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसकी जगह भी एल, नीचे जो है वो कैपिटल टी, और ओमेगा को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। यहाँ पे जो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एल। अब आप इसे जो सॉल्व कर लो, आपको ओमेगा की चाहिए तो ये जो डब्ल्यू है इसकी चाहिए डायमेंशन, तो ये वाला एल यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, एल अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एल। ये क्या हुआ कि ये वाला एल यहाँ चला गया, इस एल से ये वाला एल कैंसिल, क्योंकि डिवाइड वाले जो जितने भी हमारे पास रूल्स होते हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ होते हैं। तो आपके पास ओमेगा की डायमेंशन क्या बची, 1 अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि एल से एल कट गया और नीचे जो हमारे पास टी बचा, तो 1 अपॉन कैपिटल टी। और इसे अगर हम लोग इस वाले रूल को देखें तो हम कैसे लिखेंगे, टी इनवर्स, टी की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पावर 1 है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, तो टी की पावर -1। तो इस तरह से आप जो है वन नोन निकाल सकते हो डायमेंशन को। इसी तरह फिर अगर दूसरे की बात करें हम लोग, तो दूसरे के अंदर ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और साथ में आर, ये आर फिर से रेडियस है, ये आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन है, और ये जो है ये आपको अल्फ़ा इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो फिर से आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन की यहाँ पे डायमेंशन पुट करो, और हमने जो है पीछे निकाली हुई है तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, एल अपॉन टी स्क्वायर, यही आई थी इसकी डायमेंशन, और इक्वल्स टू अल्फ़ा, और यहाँ पे जो आपके पास ये एल आ जाएगा, मतलब ये रेडियस है तो रेडियस की डायमेंशन एल, ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल, एल से एल कैंसिल, अल्फ़ा की जो आपके पास डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन टी स्क्वायर, और इसको जब ऊपर लेके जाओगे आप तो क्या आपके पास आंसर आएगा, टी की पावर -2। ये इसकी डायमेंशन है, अननोन की डायमेंशन हमने इसमें निकाल ली। ये लिखना है आपने या फिर नोट करना है कहीं पे तो नोट कर लें, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे, बाद में जो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। हम बढ़ते हैं फिर तीसरे के ऊपर, और उसके बाद जो सबसे आखिरी जो मेथड है उसको देखेंगे जो कि डायमेंशनल एनालिसिस का है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी जो आपके पास क्या है, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 और अपॉन में आर स्क्वायर, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कैपिटल जी की डायमेंशन निकाल के बताओ। तो फोर्स की क्या डायमेंशन थी वो हमने जो है वो पीछे निकाल लिए, दोबारा से सारा काम नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि हमें पता है क्या आएगी। तो इसकी डायमेंशन क्या आई थी, एम एल और अपॉन में टी स्क्वायर, एम एल और अपॉन में टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन की डायमेंशन, और साथ में m जो है वो हमारे पास मास की डायमेंशन, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो ma के इक्वल होता है। m की डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन l अपॉन टी स्क्वायर। और पीछे भी आप करके देख सकते हो वीडियो के अंदर कि हमने वहाँ पे जिस तरह से निकाली थी तो फोर्स की यही डायमेंशन आई थी। इसी तरह फिर ये कैपिटल G एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों मास हैं तो मास की डायमेंशन डायरेक्ट पुट कर दो इसके अंदर, कैपिटल M, और यहाँ पे भी आपके पास कैपिटल M आएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे जो ये L है इसका स्क्वायर, ये जो रेडियस है इसकी जगह पे जो डायमेंशन आएगी वो हमारे पास L आएगी और L का स्क्वायर। अब ये M और M आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इनका क्या आंसर आएगा, ML अपॉन में टी स्क्वायर एज इट इज़ G, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस इन पावर्स ऐड, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपके पास L स्क्वायर। अब इन दोनों को आप इज इक्वल टू किस तरफ भेज दो तो जी की आपके पास जो है वो डायमेंशन आ जाएगी सॉल्व करके। यहाँ पे क्या है, एम एल और अपॉन में जो आपके पास टी स्क्वायर है, और ये जो एल स्क्वायर है जब ये इस तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आके जो है ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल जी।
अब इस m से ये वाला जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों चूँकि सेम है तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में क्या आ जाएगा, l क्यूब इसकी पावर 1 और इसका जो हमारे पास पावर है वो 2 है, तो बेस सेम पावर z 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा क्यों, और ये जो m है ये कट गया तो यहाँ पे सिर्फ l क्यूब बचेगा और यहाँ पे जो है वो आपके पास t स्क्वायर और साथ में m, तो ये आपके पास डायमेंशन बनी किसकी, कैपिटल G की। कैपिटल G की क्या डायमेंशन बनी, l क्यूब और अपॉन में t स्क्वायर और साथ में m। और इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन वाले में लिख करके लिखें, मतलब ऊपर करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, l क्यूब साथ में t स्क्वायर, t की पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी और m की पावर जो है वो -1, इसकी पावर -2 क्योंकि यहाँ पे 2 थी और m की पावर जो है आपके पास -1। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है। और इसके अंदर एक गलती है, गलती क्या है, सोचें क्या गलती हुई है। एक रूल जो है वो यहाँ पे जो है वो हमने गलत कर दिया, कौन सा, सेकंड वाला, ऑर्डर वाला। तो पेपर के अंदर ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। जब भी आंसर लिखें ऑर्डर को फॉलो करें। ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका जो है वो ये वाला होगा कि जब आप लोग इसको फॉलो करोगे ऑर्डर को। सबसे पहले m आता है तो m की पावर -1, m की पावर -1 क्योंकि ये नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -1। इसके बाद l आता है तो l की पावर जो वो 3 एज इट इज़, क्योंकि पहले से ही ऊपर है, इन दोनों को हम लोग ऊपर ला रहे हैं ना, तो m आया तो -1, ये अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद, और फिर जो t है इसकी पावर -2। अब सही है, ये हमारे पास जो वो आंसर है। इस कैपिटल G की जो डायमेंशन थी वो हमने इस तरह से निकाली। तो इस तरह से भी सवाल आप लोगों से पूछ सकते हैं वो। और सबसे आखिरी तरीका रह गया वो कौन सा है, डायमेंशनल एनालिसिस का है। इसे उतारना है तो आप लोग उतार लें, फिर हम लोग जो है वो इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ जो कि डायमेंशनल एनालिसिस है। उसके बाद हमारा ये डायमेंशन का टॉपिक जो टोटल कंप्लीट हो जाएगा। सबसे आखिरी जो तरीका है जिससे वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर जो ज़्यादातर आता भी है एग्ज़ाम्स के अंदर, वो कौन सा है, डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस। और डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक रूल है फिज़िक्स के अंदर या फिर एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी इक्वेशन होती है, जितनी भी इक्वेशंस आपने पढ़ी, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें आप, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी इक्वेशंस है जिनका हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। एक जो है वो आपके पास S = VT, सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं। S = VT, ये एक आपके पास जो है वो इक्वेशन है। इसी तरह एक और इक्वेशन आपने पढ़ी होगी या फिर फॉर्मूला पढ़ा होगा, S = F = mv²/r। और एक और हम लोग अपने से कर लेते हैं, कौन सी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी आपने, Vf = Vi और प्लस का AT। और बाकी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो कौन सी है, S = VIT + हाफ का AT², सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और साथ ही साथ आपके पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS = VF² - का VI²। ये दोनों की दोनों आपने खुद से करनी है, ये दोनों की दोनों आपने खुद से करनी है। हम यहाँ पे जो है वो एक ये वाली और ये वाली भी कर लेते हैं। चलो, वैसे तो आप लोगों को करनी चाहिए ये वाली प्रैक्टिस के लिए, लेकिन चलो हम लोग ये जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। और फिर जो ये वाली दो हैं ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, या फिर अगर नहीं भी हुई तो हम जो है वो जब प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे इस चैप्टर के तो उसके अंदर इसे सॉल्व कर लेंगे, आप कोशिश करना। और एक टिप इसके अंदर ये है कि क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई नंबर नहीं आ रहा ना, इसके अंदर जो ये नंबर आ रहा है 1/2 और साथ ही साथ आपके पास ये वाला 2, ये वाला रूल अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा, कि देयर इज़ नो डायमेंशन ऑफ अ नंबर। एक टिप आपके लिए ये है कि इसको डायरेक्ट निगलेक्ट कर देना, मतलब आप डायरेक्ट जो है वो स्टार्ट यूँ करना, AS = VF² - का VI²। बस इसके बाद जो आप इसको बेसिक में खोलो और जब तक ये डिस्टेंस और टाइम के अंदर नहीं आता लेके जाओ। इसके बाद डायमेंशन पुट करो, सॉल्व करो, तो आपका डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हो जाएगा। ये और ये दोनों निगलेक्ट कर देने हैं आपने। अच्छा, अब डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी इक्वेशंस हैं, जितने भी फार्मूले हमारे पास फिजिक्स के अंदर, वो डायमेंशनली करेक्ट होते हैं। सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे कि चेक करो कि जो गिवन इक्वेशन है
ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। और डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर जो है आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी इक्वेशन हो, जो भी फार्मूला हो, अगर वो सही वाला फार्मूला है, मतलब फिजिक्स के अंदर वो जो है वो सही है, तो उसका मतलब ये होना चाहिए फिर, या फिर वो इस चीज़ को फॉलो करता हो। अगर वो सही है तो वो लाजमी तौर पे इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आएगी हमेशा। इन सब में यही होगा। अगर ये आपके पास जो है वो इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, डिस्टेंस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या डायमेंशन आ रही है, एल, डिस्टेंस की डायमेंशन एल। अब लाजमी तौर पे ये पूरे का पूरे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये वाला जो आपके पास राइट हैंड साइड आएगा इसकी डायमेंशन एल ही आएगी। जब आप लोग इसको चेक करोगे तो वो आप लोगों ने खुद करना है। अब जो है हम लोग इन आसान वालों को जो है यहाँ पे देखते हैं, और अगर ये आपसे ना भी सॉल्व हुई तो हम प्रॉब्लम जब इस चैप्टर के जो है वो कवर कर रहे होंगे एक टॉपिक के बाद जो कि सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो वहाँ पे हम लोग इन सबको भी देख लेंगे। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, सबसे आसान वाले से। एस इज इक्वल्स टू वी टी आपके पास एक इक्वेशन है, और अगर आपसे बोला जाए कि इसको चेक करो कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, या फिर बोला जाए कि इसका डायमेंशनल एनालिसिस करो, तो आप कैसे करोगे कि इसके अंदर जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उन्हें बेसिक के अंदर चेंज करो। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर कि जो आपके पास ऐसे फॉर्मूले हैं जो डिस्टेंस और टाइम और मास की रिस्पेक्ट के अंदर नहीं आए हुए, उन्हें एक्सपेंड करो। कैसे करोगे, ये तो डिस्टेंस है, इसको एज इट इज़ छोड़ दो। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को जो है वो आप चेंज करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी को हमने चेंज कर दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम में। यहाँ पे बता दो कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के ही इक्वल होती है, और साथ में यहाँ पे जो आपके पास टी एज इट इज़। अब यहाँ पे आप डायमेंशन पुट कर दो, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, एल, यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे टी आएगा, और यहाँ पे जो आपके पास टी आएगा। इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, यानी कि ये न्यूमरेटर के अंदर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, एल, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, एल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये डायमेंशनली करेक्ट थी, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों इक्वल आए। इसी तरह अगर जल्दी से हम लोग दूसरे वाले को देखें तो दूसरे वाला क्या है, इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, दोबारा से इसको खोल के करने की ज़रूरत नहीं है, एम ए होता है, इसको खोलोगे फिर करते करते जो है वो पूरा आंसर आएगा। तो उसकी जगह पे हम लोग डायरेक्ट जो है इसकी डायमेंशन डाल लें, जो कि क्या थी, एम अपॉन एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, ये फोर्स की डायमेंशन थी। तो लाजमी तौर पे जो राइट हैंड साइड है इसकी भी डायमेंशन यही आनी चाहिए, और यही आएगी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, मास को एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटी के अंदर पहले से मौजूद है। रेडियस को भी ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि रेडियस डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को हम लोग डायरेक्ट जो है वो इसकी डायमेंशन पुट करेंगे। वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, एस अपॉन टी, और स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो आपके पास डिवाइड के अंदर आर। इसके बाद जो है वो एम एल टी स्क्वायर एज इट इज़, या फिर अभी इसकी डायमेंशन आप नहीं पुट करते, अभी इसको जो है वो एफ़, मतलब सारी डायमेंशन एक साथ पुट करना। यहाँ पे एफ़ लिख दो, और क्योंकि यहाँ पे भी अभी हमने डायमेंशन नहीं डाली ना, तो मतलब ऐसे ही लेके चलो, जब हम लोग सारी डायमेंशन डालेंगे तो एक साथ डालेंगे। इसके बाद ये स्क्वायर इसके ऊपर गिरेगा और इस टी के ऊपर भी गिरेगा, एम इंटू आपके पास जो है वो एस स्क्वायर और अपॉन में टी स्क्वायर। और अगर इसको मैं यूँ लिखूँ कि डिवाइडेड बाय आर, तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने भी पिछले वाले स्टेप के अंदर भी किया, या फिर पिछले वाली जो हमारा सवाल था उसके अंदर भी हमने किया कि ये पूरे का पूरा जो डिवाइड हो रहा है इससे, तो हम इस पूरे के पूरे को यूँ लिख सकते हैं कि ये यूँ डिवाइड हो रहा है इससे। अब इसके बाद क्या करो कि आप डायमेंशन डाल दो, क्योंकि सारी मास, डिस्टेंस और जो टाइम है उसके अंदर हम लोग लेके चले गए, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये मास है, ये टाइम है। डायमेंशन डाल दो। अब यहाँ पे एफ़ की क्या डायमेंशन आएगी, एम एल अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, मास की जगह पे एम आएगा, और ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसकी जगह पे क्या आएगा, एल स्क्वायर, और जो नीचे टी है हमें पता है कि ये टाइम है, इसकी जगह पे टाइम का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये जो आपके पास आर है ये रेडियस होता है, तो यहाँ पे एल। अच्छा, ये फार्मूला कौन सा है,
mv²/r, ये आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर। कौन सा फॉर्मूला है ये? सेंट्रीपिटल फोर्स का, आप लोगों को पता होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ये, mv²/r, चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा था हमने शायद। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये r क्या होता है, उसके अंदर डिस्टेंस होता है उस सर्कल का। तो चूँकि ये हमारे पास डिस्टेंस है, रेडियस है, तो इसलिए हमने इसकी जो डायमेंशन डाली है वो l डाली है। अब इसे मज़ीद सॉल्व करें तो हमें पता है कि ये जो डिवाइड का साइन है, जो डिवाइड का साइन है इसको हम लोग चेंज करें मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ml/t² इक्वल्स टू ml²/t²। और जब हम इसे डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास l है ये उलट जाएगा, 1/l हो जाएगा, और ये जो l है ये इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। या फिर बेस सेम और चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो इसकी पावर 1, इसकी 2, 2 माइनस का 1, 1, या फिर डायरेक्ट आप जो है वो पावर इसको इस l को इस स्क्वायर से काट दो। तो यहाँ पे ml/t² इक्वल्स टू m, यहाँ पे सिर्फ एक l बच गया और अपॉन में t²। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि प्रूफ कर दिया। इसको अगर यूँ लिखें कि ml/t⁻², इज इक्वल्स टू ml और t⁻², तो यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रूफ कर दिया, डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपके पास डायमेंशनली करेक्ट है। आखिरी चीज़ हमारे पास रहेगी, उसे भी हम लोग देख लेते हैं और इस लेक्चर को फिर ख़त्म करते हैं। और बाकी ये दो आपने जो है फिर खुद से प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिखें, वी एफ इक्वल्स टू वी आई टी प्लस का ए टी, नहीं गलत लिखी हुई हमने, वी आई प्लस का ए टी होता है, हाँ सही, वी आई प्लस का ए टी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस का ए टी। इसको सबसे पहले तो वही चीज़ कि आप बेसिक के अंदर जो है वो एक्सपेंड करो। वी एफ का मतलब क्या, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा पॉइंट टी से। वी आई का मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसा पॉइंट टी से, तो यहाँ पे भी ऐसा पॉइंट टी। एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, फिर क्या होता है इसका फार्मूला, एक्सेलरेशन की या तो फिर डायरेक्ट डायमेंशन डाल दें, या चलो सॉल्व कर लेते हैं। वी एफ माइनस का वी आई अपॉन में टी, और यहाँ पे जो आपके पास टी। अब इस टी और इस टी को पहले ही काट दो ताकि इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये टी से कट गया, एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी प्लस का वी एफ माइनस का वी आई, वी एफ माइनस का वी आई। जब ये टी से कटेगा तो वी एफ माइनस का वी आई आएगा। तो एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी प्लस का वी एफ की क्या फार्मूला होता है, एस अपॉन टी, अभी हमने यहाँ पे डाला, और माइनस का यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एस अपॉन टी आएगा। और ये सारे के सारे एस अपॉन टी, एस अपॉन टी, एस अपॉन टी, यानी कि एक ही क्वांटिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। और चूंकि ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो हमने क्या जो है वो रूल के अंदर पढ़ा था कि प्लस माइनस को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। अब इसके अंदर डायमेंशन डाल दो, एल एस की जगह पे और टी टाइम की जगह पे जो कैपिटल टी, यहाँ पे भी एल और अपॉन में कैपिटल टी। एल टी की पावर माइनस का 1 इज इक्वल्स टू एल टी की पावर माइनस का 1। और यहाँ पे भी हमने क्या किया कि प्रूफ कर दिया कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट टॉपिक था डायमेंशन का, जिसके अंदर जिस भी किस्म से सवाल या फिर जिस भी तरीक़ों से सवाल आ सकते हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक जो कि सिग्निफिकेंट फिगर का है, वो भी छोटा सा टॉपिक है, अगली वीडियो के अंदर उसे हम लोग कवर करेंगे। और फिर इसके जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि 2 या 3 प्रॉब्लम्स इसके करने के हैं वो भी इसी डायमेंशन के ही हैं, तो हम उन्हें सॉल्व करेंगे। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। और टिप क्या है आपके लिए कि ये जो 2 है और ये जो हाफ है आप इसे निगलेक्ट कर दो। इसके अंदर तो मैंने बता दिया कि कैसे लिखनी है, और इसके अंदर आप कैसे लिखोगे कि एस यहाँ पे वी आई टी और प्लस का इसको जो है वो आप निगलेक्ट कर दो, हटा दो। तो इसको जब हटाओगे तो टी ए और साथ में टी स्क्वायर, ए और साथ में टी स्क्वायर, और ए की क्योंकि हमें डायमेंशन पता है तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे कि आप डायरेक्ट लिख देते एल अपॉन टी स्क्वायर, एल अपॉन टी स्क्वायर। इसके डायमेंशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि एल अपॉन टी स्क्वायर। और अगर इस तरह से सॉल्व करना है पूरा खोल के तो पूरा खोल के भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसकी प्रैक्टिस करें
अगर नहीं सॉल्व हुआ तो ये शायद ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर भी आई हुई है। आपके बुक के अंदर चौथा प्रॉब्लम शायद यही वाला है कि इसको जो आप चेक करो कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं है, तो हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।